गुड आफ्टरनून एवरीवन। Who all are there in class? कौन कौन है क्लास में? मनीष और शांतनु और कौन है? गर्ल्स राहुल है और कौन है? ओके और कौन है? कृष्णव ठीक है। आज हम करेंगे पेज नंबर 47। सिविक्स का चैप्टर चल रहा था। यदुवंशी ये मसल किसको दिखा रहा है? तू क्या जिम कर रहा है? जिम में आया है क्या? ओके पेज नंबर 47 निकालो। पेज नंबर 47 सिविक्स का चैप्टर चल रहा था हमारा। तो आज पेज नंबर 47 करेंगे हम। पेज नंबर 47 में टॉपिक है हमारा व्हाट मेक्स इलेक्शंस इन इंडिया डेमोक्रेटिक। विशाखा ओके तो पेज नंबर 47 व्हाट मेक्स इलेक्शंस इन इंडिया डेमोक्रेटिक। We get to read a lot about unfair practices in elections. Newspapers and television reports often refer to such allegations. Most of these reports are about the following. हम कहते हैं डेमोक्रेटिक कंट्री में फ्री और फेयर इलेक्शंस होते हैं। अब डेमोक्रेटिक कंट्री में सबको इक्वल चांसेस दिया जाता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हर मुमकिन प्रयास करती है कि इलेक्शंस फ्री और फेयर वे में हो, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिले और किसी तरीके का जो है करप्शन ना हो। फिर भी ये देखा गया है कि इलेक्शंस के टाइम में कई सारे ऐसे वर्क होते हैं, कई सारे ऐसे आरोप प्रत्यारोप लगाए जाते हैं और कई तरीके से जो है मैल प्रैक्टिसेस होते हैं। अब ये क्या होते हैं? जैसे कि इंक्लूजन ऑफ फॉल्स नेम्स एंड एक्सक्लूसिव ऑफ जेन्युइन नेम्स इन द वोटर लिस्ट। कई बार ये देखा गया है कि वोटर लिस्ट में फॉल्स नेम आ जाते हैं और फॉल्स नेम से कई लोग फॉल्स वोट डाल देते हैं। अरे राहुल हो गया, गुड आफ्टरनून, कितना करेगा? तो लास्ट टाइम भी किसी ने मेरे को क्वेश्चन पूछा था, सर फॉल्स वोट गिर जाते हैं। तो ये फॉल्स वोट कैसे गिरते हैं कि कई बार क्या होता है कि वोटर लिस्ट में ऐसे लोगों का नाम डाल देते हैं जो लोग उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में नहीं है और उनके नाम पे जो है फर्जी वोट जो है वो डल जाते हैं। तो इस तरीके से जो है फॉल्स वोट डल जाते हैं, ये एक इश्यू होता है। मिसयूज ऑफ गवर्नमेंट फैसिलिटीज एंड ऑफिशियल्स बाय द रूलिंग पार्टी। कई बार ऐसा देखा है कि गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज का मिसयूज होता है। कई बार नेता मंत्री जो है सरकारी गाड़ी लेकर प्रचार करने चले जाते हैं, जबकि ये स्ट्रिक्ट रेस्ट्रिक्शन है कि सरकारी गाड़ियों पे प्रचार नहीं होगा। तो इस तरीके से गवर्नमेंट प्रॉपर्टी का मिसयूज होता है। तीसरा, एक्सेसिव यूज ऑफ मनी बाय रिच कैंडिडेट्स एंड बिग पार्टीज। मैंने हमेशा कहा है ना कि हमारे देश में इलेक्शन में करोड़ों अरबों रुपए खर्च होते हैं जिसका कोई रिकॉर्ड, कोई हिसाब नहीं होता। हम अपने कैंडिडेट्स को जिताने के लिए, अपने फायदे के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर देते हैं। अब ये प्रश्न उठता है कि क्वेश्चन की इसका हिसाब क्यों नहीं हो पाता? मैं पहले भी बताया, इसका हिसाब इसलिए नहीं हो पाता
कि मान लो मैं एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल लीडर का सपोर्टर हूं, या मैं 3500 करोड़ ये फिक्स नहीं है। पिछले बार जो है सिर्फ महाराष्ट्र और गुजरात के इलेक्शन में 10,000 करोड़ खर्च हो गए थे, 10,000 करोड़ सिर्फ 2 स्टेट के इलेक्शंस में। तो ये इसका कोई फिक्स वो नहीं है। यही चीज मैं बता रहा हूँ कि हमारे देश में इलेक्शंस में कितने खर्च हो जाते हैं इसका कोई रिकॉर्ड नहीं होता। क्यों नहीं होता रिकॉर्ड? यही मैं बता रहा हूँ कि जैसे मैं एक पॉलिटिकल पार्टी या पॉलिटिकल लीडर का सपोर्टर हूँ, अब पॉलिटिकल पार्टी या पॉलिटिकल लीडर का सपोर्टर हूँ, मैं बहुत बड़े पैसे वाली फर्म हूँ, बहुत बड़ा बिजनेसमैन, और मैं चाहता हूँ अपनी प्रॉफिट के लिए, बिजनेस एम्स के लिए कि ये कैंडिडेट जीते। तो मैं उसके आओ भगत, उसके चुनाव प्रचार, लोगों को खिलाना पिलाना, इस तरीके से मैं जो करोड़ों रुपए खर्च कर देता हूँ। अच्छा, अगर मान लो पॉलिटिकल लीडर पे प्रश्न किया जाए तो वो कैसा, मैंने तो कोई पैसे लगाए नहीं, मैंने तो कोई खर्च किए नहीं, वो अपनी मर्जी से एक सम्मान के तौर पर खर्च कर रहे हैं। अरे गौरव, तेरे के आंखें क्या हो गई हैं? मैं तेरे को मैम दिख रहा हूं? दादा, तो इस तरीके से अगर उस पॉलिटिकल रिकॉर्ड का ब्यौरा मांगे या उस पॉलिटिकल लीडर को हिसाब मांगे तो वो साफ कह सकता है कि आप, मैंने तो कोई पैसे लगाए नहीं, वो मेरा रेस्पेक्ट करते हैं, सम्मान करते हैं, उन्होंने अपनी खुशी से जो है मेरा अवभगत किया, खर्चा किया। तो इस तरीके से जो है एक रिकॉर्ड एक लीडर से, एक पॉलिटिकल पार्टी लीडर से हम प्रोड्यूस नहीं कर सकते। इसीलिए ये जो है करोड़ों अरबों रुपए जो खर्च हो जाते हैं इसका कोई हिसाब किताब नहीं होता। Many of these reports are correct. We feel unhappy when we read or see such reports. But fortunately, they are not on such a scale so as to defeat the very purpose of elections. This becomes clear if we ask a basic question: can a party win an election, come to power not because it has popular support but through electoral malpractices? This is a vital question. अब प्रश्न ये उठता है कि क्या इस तरीके से जो है इनएलिजिबल लोग भी चुनकर आ जाते हैं? तो यस, ऐसे मैल प्रैक्टिस से कई बार जो है इलीगल लोग भी चुन के आ जाते हैं। कई पर हम जिसको कहते हैं दबंग राजनीति, दबंगाई राजनीति, स्पेशली स्टेट्स लाइक यूपी बिहार में बहुत सारे क्रिमिनल्स अपने मैन पावर, अपने मनी पावर, मसल पावर से जो है जीत कर आ जाते हैं। तो इस तरीके से होते हैं, लेकिन ये इतने लार्ज स्केल पर नहीं होता, ये सिर्फ कुछ ही जगह पर होता है। हाँ, बंगाल में भी होते हैं, बंगाल में भी होते हैं। बंगाल में पहले इतने बड़े लेवल पे नहीं होता था, लेकिन आजकल बंगाल में भी होने लगा। पिछले बार वहां पर पंचायत चुनाव में बम गोलियां चली थी, इसलिए बंगाल में भी, यस, यूपी बिहार बंगाल, ये तीनों स्टेट्स में इस तरीके की जो है मसल पावर और मनी पावर में जो है वो दबंग राजनीति, यस, ममता बनर्जी का नाम आता है इस मैटर में दबंग राजनीति के लिए। गुंडागर्दी, मसल पावर, मनी पावर के तौर पर जो पॉलिटिकल लीडर है वो जीत जाते हैं। लेकिन ये जो मैटर है ये कुछ एरियाज तक के लिए है, जिसको हम पूरे इंडिया का फिगर नहीं कह सकते। ये कुछ एक स्टेट्स में ही होता है और उन स्टेट्स में भी कुछ एक रीजन्स में ही होता है। तो इस वजह से बंगाल में भी जो होता है वो ग्रामीण इलाकों में होता है, कुछ एक जिलों में होता है। उसी तरीके से यूपी बिहार में भी कुछ एक जिलों में, कुछ एक रीजन्स में होता है दबंगाई राजनीति जो है। लेकिन ये पूरे देश का हाल नहीं है। बाकी जगह जो है हमारे राजस्थान में, गुजरात में फ्री फायर में इलेक्शंस होते हैं और लोग निर्भय रूप से जो है वोट देकर अपने इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स को चुनते हैं। तो इसलिए ये चीजें तो होती हैं, लेकिन ये इतने बड़े लेवल पे नहीं होती, कुछ ही जगह पर होती है। उसके बाद आता है इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन। One simple way of checking whether elections are fair or not is to look at who conducts the election. Are they independent of the government, or can the government or the ruling party influence or pressurize them? Do they have enough powers to able conduct free and fair elections? Do they actually use this power?
The answer to all these questions is quite positive for our country. In our country, elections are conducted by independent and very powerful election commission. It enjoys the same kind of independence the judiciary enjoys. तो हमारे देश में जो इलेक्शंस होता है या जो इलेक्शंस कराए जाते हैं, इसकी जो पूरी अथॉरिटी जो होती है वो होता है इलेक्शन कमीशन के पास में। इलेक्शन कमीशन बहुत पावरफुल है। बहुत पावरफुल है का मतलब जैसे जुडिशरी में कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता, वैसे जो है इलेक्शन कमीशन को भी फ्री हैंड दिया गया। इलेक्शन कमीशन किसी के दबाव में, किसी मिनिस्टर के प्रेशर में नहीं है। इलेक्शन कमीशन पूरी इंडिपेंडेंट है अपने तरीके से इलेक्शंस कराने के लिए। इलेक्शन कमीशन के वर्क पे कोई भी गवर्नमेंट, कोई भी मिनिस्टर, देश का प्रधानमंत्री भी सवाल नहीं उठा सकता। तो ये एक तरीके से ऑटोनॉमस पार्ट है, ऑटोनॉमस तरीके से जो है ये काम करती है। इलेक्शन कमीशन के पास इतनी पावर इसलिए होती है क्योंकि अगर इलेक्शन कमीशन को हम फ्री हैंड नहीं रखें तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी या कोई भी पावरफुल लीडर जो है वो अपना दबदबा दिखाकर, अपना इन्फ्लुएंस दिखा के वोटिंग को अपने फेवर में करवा सकता है, अपने तरीके से वोटिंग प्रोसेस को मोल्ड कर सकता है, जिससे पूरे देश की डेमोक्रेसी के लिए खतरा है। अगर हर कोई अपने मनमर्जी से वोटिंग सिस्टम को मोल्ड कर ले, वोटिंग करा दे, तो फिर इंडिया एक बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं कहलाएगी। इसीलिए इलेक्शन कमीशन को इतना पावर दिया गया है। इलेक्शन से पहले जो होते हैं मिनिस्टर्स की पावर फ्रीज हो जाती है, सारे चीफ मिनिस्टर, सारे मिनिस्टर्स की पावर फ्रीज हो जाती है और उस समय जो है इलेक्शन कमीशन पूरे पावर में होता है। इलेक्शन कमीशन जो है डायरेक्ट जो है ऑन द कंट्रोल ऑफ द प्रेसिडेंट है, इस पर प्रेसिडेंट नजर रखती है और जो है इलेक्शन कमीशन बिल्कुल फ्री हैंड है। Election Commissioner CEC is appointed by President of India, but once appointed, the Chief Election Commissioner is not answerable to the President or the government. If the ruling party or the government does not like what the Commission does, it is virtually impossible for it to remove the CEC. जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है, इलेक्शन कमीशन का जो हेड होता है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है, उसको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करते हैं और एक बार जब प्रेसिडेंट ऑफ अपॉइंट कर दिया चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, उसको फिर कोई भी हटा नहीं सकता। ये शांतनु क्या लिखा है? ये कौन सी लैंग्वेज लिखा है? तो इस तरीके से जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो हेड होता है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है, जिसको डायरेक्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करते हैं। उसके बाद एक बार प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जिसको चीफ इलेक्शन कमिश्नर बना दिए, उसके बाद उसको कोई भी हटा नहीं सकता। वो पूरा फ्री हैंड होता है अपने तरीके से काम करने के लिए, इलेक्शंस को कंडक्ट कराने के लिए और रिजल्ट्स को पब्लिश करने के लिए, रिजल्ट्स को दिखाने के लिए। ये फालतू के मैसेज मत लिखो, नहीं तो जिसके तरफ से मैसेज आ रहा है ये सारे रिकॉर्डेड क्लास हैं, तो ऑटोमेटिकली डिस्कार्ड कर देंगे फिर स्कूल मैनेजमेंट तुमको। ये मराठी मैसेज मत लिख शांतनु, ये रिकॉर्डेड क्लास है, ये पूरा एडमिनिस्ट्रेशन देख रही है। इस समय तुम क्लास ले रहे हो, यहाँ मैं क्लास ले रहा हूँ, स्कूल मैनेजमेंट देख रही है बाकायदा, और वहां पर रिकॉर्ड हो रहा है एक एक चीज। कल वो फिर तुम्हारी आईडी कैंसिल कर देंगे। वेरी फ्यू इलेक्शंस इन द वर्ल्ड हैव सच वाइड रेंजिंग पावर्स एज द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो जिस तरीके से इंडिया में इलेक्शन कमिश्नर को पावर दिया गया है, इस तरीके का जो पावर है बहुत कम कंट्रीज में होती है।
क्योंकि इंडिया एक बहुत बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्री है, इसीलिए जो है यहाँ पर इलेक्शन कमीशन या इलेक्शन कमिश्नर को इतना पावर दिया गया है। EC takes decision on every aspect of conduct and control of elections from the announcement of elections to the declaration of results. इलेक्शंस कब कराने हैं, किस स्टेट में कब इलेक्शंस होगा, इसका डेट अनाउंसमेंट तक, रिजल्ट्स का डिक्लेरेशन तक का पूरा वर्क जो होता है, ये सारा वर्क जो है वो डिसाइड इलेक्शन कमिश्नर करते हैं. It implements the code of conduct and punishes any candidate or the party that violates it. मैंने कहा ना, जब इलेक्शन कमीशन पावर में आती है इलेक्शंस कराने के लिए, तब आचार संहिता लग जाती है. आचार संहिता लग जाने का मतलब है मिनिस्टर्स के पावर को फ्रीज कर दिया जाता है. उस समय कोई भी मिनिस्टर इन पावर नहीं होता है. अगर मान लो इलेक्शन कमीशन के जो रूल सेटअप है उसको कोई वायलेट करता है तो कोई तोड़ता है, तो उस समय इलेक्शन कमिश्नर के पास में पूरा पावर है उस पॉलिटिकल लीडर या उस मिनिस्टर को पनिश करने के लिए, उसके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शंस लेने के लिए बिल्कुल फ्री हैंड है, जिसको कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता, कोई रोक नहीं सकता. ड्यूरिंग द इलेक्शन पीरियड द EC कैन ऑर्डर द गवर्नमेंट टू फॉलो सम गाइडलाइन. जो भी स्टेट में जो रनिंग गवर्नमेंट चल रही है, जब इलेक्शंस होने वाले होते हैं तो उसमें इलेक्शन कमीशन बाकायदा उस गवर्नमेंट के लिए भी गाइडलाइंस बना सकती है कि आपको ये चीजें करनी है, और जो गाइडलाइंस इलेक्शन कमिश्नर बना के देगा वो स्टेट के गवर्नमेंट को फॉलो करना पड़ेगा. ये सेंट्रल लेवल पे होता है, हर स्टेट लेवल पे नहीं, सेंट्रल लेवल पे एक ही होता है. FIR मिनिस्ट्री पूछ रहे हो या फाइनेंस मिनिस्ट्री पूछ रहे हो? To prevent use and misuse of governmental to enhance its chances to win election or to transfer some government official. When on election duty, government officers work under the control of the EC and not the government. जब इलेक्शंस होती है तो वहां का पूरा पावर इलेक्शन कमिश्नर के पास होती है, वो टेक ओवर कर लेते हैं. जैसे जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज इलेक्शन के टाइम पे काम करते हैं, उस समय वो उस गवर्नमेंट के अंडर में नहीं, इलेक्शन कमीशन EC के अंडर पे काम कर रहे हैं. आचार संहिता के बाद में मिनिस्ट्री किसी के पास में नहीं होती, उस समय इलेक्शन कमीशन इन पावर में होता है. जब नई पार्टी चुनकर, नई गवर्नमेंट बनकर चुनकर आती है, नया CM बनता है, तब इलेक्शन पावर अपने पावर को रिलीज करके वापस उनकी गवर्नमेंट को पावर दे देता है. यही चीज मैं बता रहा हूँ. मान लो एक एम्प्लॉय है, एक गवर्नमेंट टीचर है, मैं राजस्थान गवर्नमेंट स्कूल में एक टीचर हूँ, तो मैं राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट के अंदर काम कर रहा हूँ. इलेक्शंस के टाइम पे अगर मान लो मैं इलेक्शन बूथ पे ड्यूटी कर रहा हूँ, तो उस समय मैं राजस्थान सरकार के अंडर में नहीं हूँ. उस समय, उस पीरियड ऑफ टाइम के लिए मैं EC के अंडर में रहता हूँ, मैं इलेक्शन कमीशन के अंडर में हूँ. तो उस समय जिस तरीके का इंस्ट्रक्शंस मेरे को इलेक्शन कमीशन देगी, उस तरीके का इंस्ट्रक्शंस मेरे को मानना पड़ेगा. उस समय मान लो मैं जयपुर में पोस्टेड हूँ और EC चाहती है कि मैं जयपुर में जोधपुर जाके वहां पर वो पोलिंग के लिए काम करूं, तो मुझे जाकर वहां पर काम करना पड़ेगा और उसके दिशा निर्देश मानने पड़ेंगे. ये तब तक ही रहते पावर में जब तक इलेक्शन कंडक्ट होने से लेकर रिजल्ट आने तक ये जो पीरियड होता है, ये पीरियड ऑफ टाइम जो है, उस समय जो कंट्रोल एंड पावर होता है वो इलेक्शन कमीशन के पास में होता है. In the last 25 years or so, the Election Commission has begun to exercise all its power and even expand them. It is very common now for the Election Commission to reprimand the government and administration for their lapses. When election officials come to the opinion that polling was not fair in some booths or even an entire constituency, they order a recall. अब देखो, इलेक्शन कमीशन के पास एक पावर और है. मान लो किसी स्टेट में उसने इलेक्शंस करवाए और उसको पूरे इलेक्शन खत्म होने के बाद में लगता है कि कुछ एरिया में कुछ जो है गड़बड़ी हुई है, फॉल्स वोट डाले गए, या फिर एक फ्री और फेयर वे में इलेक्शंस नहीं हुए हैं, तो वो उसको कैंसिल कर सकती है और वापस वहां पर दोबारा री इलेक्शंस करा सकती है, वापस पोलिंग करा सकती है. ये पावर भी जो है वो इलेक्शन कमीशन के पास में है.
This would not have happened if the EC was not independent and powerful. इसीलिए जो क्वेश्चन तुमने पूछा था अनुराग मेरे से कि इसको इतना पावर क्यों दिया जाता है, इसीलिए इसको इतना यहाँ पावर दिया जाता है कि ताकि जो एक डेमोक्रेटिक इंडिया, जो इतनी बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्री है, जहां पर एक बहुत बड़ी डेमोक्रेसी है, जहां पर इतने वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट आबादी है, तो ऐसे जगह पर जब डेमोक्रेसी वोटिंग प्रोसेस होता है तो ये बहुत जरूरी है कि वो एक निष्पक्ष वे में, फ्री फेयर में हो, बिना किसी दबाव के हो। छोटी मोटी घटनाएं, छोटे मोटे वो अलग बात है, लेकिन इतने बड़े कंट्री में, इतने सारे स्टेट्स में, 28 स्टेट्स, इतना बड़े कंट्री में जो है इलेक्शंस करवाना, ये जो है ये एक बहुत बड़ा टास्क होता है। इसी का फ्रेमिंग जो हुआ था वो कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमिंग के साथ में ही हो गया था 50s में। पॉपुलर पार्टिसिपेशन, another way to check the quality of election process is to see whether people participate in it with enthusiasm. If the election process is not free or fair, people will not continue to participate in the exercise. अब देखो, पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल, आज भी भारत में किसी भी स्टेट में, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, आज भी भारत में किसी भी स्टेट में 100% वोटिंग नहीं होती। जो मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ वोटिंग होती है किसी भी स्टेट में वो 70% है, यानी 30% लोग ऐसे हैं आज भी जो वोट देने ही नहीं जाते। तो ये एक पर्टिकुलर ये भी टास्क होता है कि लोगों को जागरूक करे, ज्यादा से ज्यादा लोगों को, कि वो जो है वोट दे, अपनी जिम्मेदारियों को समझे, गवर्नमेंट के प्रति अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को समझे और गवर्नमेंट को बनाने में अपना हिस्सेदारी दे और खुद भी वोट देकर गवर्नमेंट का एक पार्ट बने। तो आज भी जो पूरे हमारे कंट्री में जो वोटिंग परसेंटेज है वो मैक्सिमम जो है वो 70% है। 30% वोटिंग आज भी जो है वो वैसे ही रह जाते हैं। 30% पॉपुलेशन वो वैसे ही कई कारणों से, कई रूरल इलाके में होते हैं, या कोई बुजुर्ग होता है जा नहीं पाता है, या कई लोग अपना नाम रजिस्टर नहीं करा पाते हैं, कई लोगों को उस दिन कोई इंपॉर्टेंट वर्क हो जाता है तो वो चले जाते, वोट देने नहीं जाते। हालांकि जिस स्टेट में जिस दिन भी इलेक्शंस होता है उस दिन पूरा हॉलीडे होता है, उस दिन गवर्नमेंट के तरफ से, इसी के तरफ से हॉलीडे डिक्लेयर्ड होता है, चाहे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो चाहे वो प्राइवेट एम्प्लॉय हो। इलेक्शंस वाले दिन जो होती है सबको छुट्टी रहती है, उस दिन बैंक्स वगैरह सब कुछ बंद रहता है, उस दिन सारे एम्प्लॉयज को छुट्टी इसलिए दी जाती है ताकि वो जाकर अपना वोट जो है वो कास्ट कर सके। People's participation in election is usually measured by voter turnout figures. Turnout indicates the percent of eligible voters who actually cast their vote. Over the last 50 years, the turnout in Europe and North America has declined. In India, the turnout has either remained stable or actually gone up. एक अच्छी बात यह है कि जो अगर हम लास्ट 50 इयर्स की बात करें, यूरोप अमेरिका में वोट देने की जो संख्या है वो घटी है, पहले के मुकाबले अभी घटी है। लेकिन हमारे भारत में पहले के, अगर हम इंडिपेंडेंस से लेकर अभी तक वोट देने की परसेंटेज देखें तो वो बढ़ी है। अगर मान लो किसी एक स्टेट में या किसी जगह में बढ़ी नहीं भी है तो वो घटी भी नहीं है, वो स्टेबल है। यानी या तो स्टेबल है या फिर कई रीजन्स में वो बढ़ी है। तो ये एक अच्छी बात है कि हमारे कंट्री में डेमोक्रेसी की जो भावना है वो लोगों में धीरे धीरे जो है वो बढ़ रही है, और वोट देने का जो परसेंटेज है वो भी धीरे धीरे जो है वो बढ़ रहा है। क्योंकि अभी जो है यंग जनरेशंस जो आ रही हैं वो बढ़ चढ़कर जो है हिस्सा ले रही हैं। पहले पॉलिटिक्स जो होता है उसमें सिर्फ बुजुर्गों का कहते थे कि ये फील्ड है, वहां पर बूढ़े बुजुर्ग लोग ही पार्ट करते थे और वही मिनिस्टर बनते थे। लेकिन आज जो है पॉलिटिकल ट्रेंड बदल चुका है, आज नए यंगस्टर्स आ रहे हैं और जो है वो नए यंगस्टर्स एक्टिवली पार्ट ले रहे हैं और बड़े बड़े पदों पे भी आ रहे हैं। अखिलेश यादव थे जो यूपी के पहले चीफ मिनिस्टर थे, वो वन ऑफ द यंगेस्ट सीएम थे। उसके बाद और भी जैसे सचिन पायलट पहले थे डिप्टी सीएम। ये आज के युग के जो है नए लीडर्स है, तो यंगस्टर्स भी जो है इस तरीके से आ रहे हैं अब एक्टिवली पॉलिटिक्स में। In India, the poor, illiterate and underprivileged people vote in larger proportion as compared to the rich and privileged section.
This is in contrast to Western democracies. For example, United States of America, poor people, African Americans and Hispanics vote much less than the rich and white people. एक उल्टा ग्राफ और भी देखा गया है. वेस्टर्न कंट्रीज में ये देखा गया है कि जो अमीर लोग हैं, जो रिच एंड एस्टैब्लिश लोग हैं, अमेरिका, अफ्रीका, वहां पर जो है टर्नआउट का मतलब होता है रिजल्ट्स, टर्नआउट रिजल्ट्स. तो ये देखा गया है कि एक उल्टा ग्राफ चल रहा है यूरोपियन कंट्रीज और इंडिया में. यूरोपियन कंट्रीज में जो वोटर्स हैं, जो वोट देने की संख्या है, उस वोट देने की संख्या में मेजोरिटी जो वोट देने वाले लोग हैं वो अमीर लोग हैं, वो वेल एस्टैब्लिश लोग हैं. लेकिन हमारे भारत में जस्ट इसका रिवर्स है. हमारे भारत में जो मैक्सिमम मेजोरिटी वोटर्स की जो संख्या है, जो वोट देने वाले लोगों की संख्या, उसमें देखा गया है कि उसमें सबसे ज्यादा हमारे देश में गरीब लोग हैं, वेंडर्स, सब्जी वाले, मिडिल क्लास फैमिली, ये लोग ज्यादा है. और जो है ये लोग ज्यादा है और इस तरीके से जो है वो हमारे यहाँ जो पुअर और मिडिल क्लास सेक्शन है वो सबसे ज्यादा वोट देती है. और हमारे यहाँ जो रिच सेक्शन है, जो अमीर लोग हैं, जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट लोग हैं, जो बहुत बड़े बड़े वेल एस्टेब्लिश लोग हैं, वो वोट बहुत कम देते हैं. उनके वोट देने की संख्या बहुत कम है. जबकि इसी के विपरीत स्थिति जो है वो अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज में है. थर्ड कंडीशन ये है, कॉमन पीपल इन इंडिया अटैच ए लॉट ऑफ इंपॉर्टेंस टू इलेक्शन. They feel that through elections they can bring pressure on political parties to adopt policies and programs favorable to them. They also feel that their vote matters in the way things are run in the country. ये भी देखा गया है कि इलेक्शन कैंपेन्स में अगर इलेक्शन कमीशन को पता चलती है तो वो इस तरीके का अगर वोट हुआ है या पैसे के जोर पर खरीद फरोख्त करके वोट किया गया तो इलेक्शन कमीशन उसको कैंसिल कर सकती है और वापस री इलेक्शन करवा सकती है. तीसरा फैक्टर ये है कि ये देखा गया है कि जो यहाँ पर जितने भी पॉलिटिकल कैंपेनिंग होती है इलेक्शंस के पहले, उसमें देखा गया है कि जो कॉमन लोग हैं, जो कॉमन पीपल है, मध्यम वर्ग के लोग हैं, वो ज्यादातर बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं इसके प्रोसेस में, वोटिंग के प्रोसेस में. अमीर लोग या वेल एस्टेब्लिश लोग इसमें इतना भाग नहीं लेते. क्यों? उसको मिडिल क्लास जो फैमिलीज होती है उनको लगता है कि हम जो है इसके थ्रू जो है हम गवर्नमेंट पे प्रेशर डाल सकते हैं और कुछ नियम कानून पॉलिसीज ऐसे बना सकते हैं जिससे उनको फायदा हो, जिससे उनको बेनिफिट मिले. इसीलिए जो मध्यम वर्ग लोग हैं या पुअर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी है, ये लोग जो है ज्यादातर जो है पॉलिटिकल कैंपेनिंग्स, मूवमेंट्स और वोटिंग में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं. फोर्थ फैक्टर ये है, द इंटरेस्ट ऑफ वोटर्स इन इलेक्शंस रिलेटेड एक्टिविटीज हैव बीन इंक्रीजिंग ओवर द इयर्स. During the 2004 elections, more than one-third voters took part in campaign-related activities. More than half of the people identified themselves as being close to one or other political party. 1 out of every 7 voters is a member of political party. यहाँ तक कि 2004 के बाद, क्या हम ये कह सकते हैं 2004 से एक चीज और देखने को मिली है कि 2004 से बहुत सारे लोग जो है वो पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े. हर 7 में लोगों में एक मेंबर जो है वो किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा हुआ है. यानी लोगों ने जो है एक्टिवली बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज की जो है मेंबरशिप ली. एविडेंस, अगर इसी को ठोस एविडेंस मिलता है कि यहाँ पर जो वोटिंग हुआ है वो फ्री फायर में नहीं हुआ या नोटों की देकर खरीद फरोख्त हुआ है या मसल पावर पे हुआ है, उसको स्ट्रॉन्ग एविडेंस मिलता है तभी वो कैंसिल करेगी. क्योंकि एक इलेक्शंस को कराने का मतलब होता है लाखों रुपए खर्च करना, गवर्नमेंट की वर्किंग को डिस्टर्ब करना और टाइम पीरियड लेना, तो बहुत सारे इश्यूज हो जाते हैं. इसीलिए वो ऐसे शक के आधार पर नहीं कर सकती.
उसको अगर ठोस प्रूफ मिलता है तभी जाकर वो वहां के इलेक्शंस को कैंसिल करके री इलेक्शंस करा दीजिए। री इलेक्शंस कराने का मतलब फिर वही कैंपेनिंग होगी, फिर उनका टाइम पीरियड दिया जाएगा, फिर वहां के जो रूलिंग पार्टी के पावर्स फ्रीज करना। इसीलिए ये सिर्फ शक के आधार पर नहीं कर सकती। जब उसको ठोस सबूत मिलेगा कि किसी जगह वाकई जो है वो अनफेयर प्रैक्टिस से वोटिंग हुई है जिसका रिजल्ट खराब हो सकता है, इसीलिए तो वहां पर वो फिर तो उस इलेक्शन को या पोलिंग को कैंसिल करके वापस एक नया डेट डिसाइड करके री इलेक्शन करा सकती है। और ये जो मैं बता रहा था कि 2004 से ये देखा गया है कि जो लोगों की पार्टिसिपेशन है वो बहुत ज्यादा बढ़ी है। हर 7 लोगों में एक व्यक्ति जो है वो किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा हुआ है। यानी जो है लोग जो है बढ़ चढ़कर जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज में जुड़ रहे हैं और उसके इवेंट्स में काम कर रहे हैं। तो ये जो है हमारा 2004 से एक हर साल जो है इलेक्शन में ग्रेजुअल ग्रोथ दिखा रहा है कि हर पार्टी के मेंबर्स जो है वो बढ़े हैं। चाहे कोई भी XYZ पार्टी हो, 2004 से उस पार्टी के मेंबर्स और एक्टिविशन और कार्यकर्ता जो है वो बढ़ते ही चले आए हैं। तो इस तरीके से जो है ये इसी के वर्किंग है। अभी हम आते हैं आज का लास्ट टॉपिक, एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्शन आउटकम। On final test of the free and fairness of election has it and the outcome itself. If election are not free or fair, the outcome always favors the powerful. In such a situation, the ruling parties do not lose elections. Usually, the losing party does not accept the outcome of a rigged election. अगर मान लो कहीं पर अनफेयर तरीके से इलेक्शंस कराए गए हैं, अनफेयर तरीके से अगर इलेक्शंस कराए गए हैं तो वहां पर वो री इलेक्शंस होगा। जब तक री इलेक्शंस नहीं होता तब तक रूलिंग पार्टी जो है जिसकी पहले गवर्नमेंट थी वो वहां पर काम करेगी। The outcome of India's elections speaks for itself. The ruling parties routinely lose elections in India both at the national and state level. In fact, in every 2 out of 3 elections held in the last 25 years, the ruling party lost. ये अक्सर देखा गया है, इलेक्शंस में ये देखा गया अक्सर कि जो रूलिंग पार्टी है वो हर साल हारती है या 2 साल में हारी जाती है। जैसे कि राजस्थान में 5 साल कांग्रेस की गवर्नमेंट होती है, फिर हम देखते हैं 5 साल बीजेपी की गवर्नमेंट होती है, फिर 5 साल कांग्रेस, फिर 5 साल बीजेपी। इस तरीके का रिवर्स होता रहता है यहाँ पर। उसी तरीके से in the US an incumbent or sitting elected representative rarely loses an election. In India about half of the sitting MPs or MLAs lose election. हमारे यहाँ देखा गया है कि जो व्यक्ति एक बार MP MLA बन जाता है वो सेकंड बार जब वो लड़ता है तो वो हार जाता है। हमारे यहाँ चोर भी तो भरे पड़े हैं, मिनिस्टर बनते ही खाना चालू। लोग देखते हैं 5 साल में ये इतना खा गया तो अगले 5 साल में और कितना खा जाएगा। इसलिए हमारे यहाँ जो एक बार MP MLA बनता है वो नेक्स्ट सेशन में हारता ही हारता है। लेकिन यूरोपियन कंट्रीज में देखा गया है कि वो लोग कई सक्सेशन तक रहते हैं एलिजिबल। वो लोग वो ये टारगेट रखते हैं कि हम अच्छे से अच्छा काम करें, बेटर से बेटर वर्क करें ताकि लोग हमको आगे से आगे अपॉर्चुनिटीज दें। और हमारे यहाँ सोचते हैं कि भैया 5 साल मिले, जितना खा सको नपोड़ सको समेट लो, बाद में चांस मिले कि नहीं मिले। तो जैसे ही बने पद पे शुरू हो जाओ। Candidates who are known to have spent a lot of money on buying votes and those with known criminal connections often lose elections. कई बार ऐसा देखा गया है कि ऐसे कैंडिडेट्स जो क्रिमिनल कनेक्शंस रखते हैं वो लोग अक्सर जो है हार जाते हैं। भाई लोग सामने से तो सपोर्ट कर देते हैं लेकिन पीछे से वो इलेक्शंस हार जाते हैं। कुछ नहीं कर सकते, 5 साल तो झेलने ही है। Barring very few disputed elections, the electoral outcomes are usually accepted as people's verdict by defeated party. जो भी इलेक्शंस के वर्डिक्ट आते हैं उस वर्डिक्ट को लोगों को मानना ही पड़ता है। मिड टर्म इलेक्शंस तब होते हैं जब गवर्नमेंट गिर जाती है, जब पार्टी से उसके MLA सपोर्ट ले लेते हैं, उसकी गवर्नमेंट गिर जाती है, तभी जाके मिड टर्म इलेक्शंस होते हैं, उससे पहले नहीं। तो ये थी आज का टॉपिक कि एक बार जब इलेक्शन हो जाते हैं और रिजल्ट्स आउट हो जाता है तो उस रिजल्ट को मानने के लिए जो है हर एक पॉलिटिकल पार्टी जो है वो बाध्य है, वो कंपलसरी वे में उस रिजल्ट के मानना ही पड़ेगा। क्योंकि जो रिजल्ट आता है, जो नई पार्टी चुनकर आती है, जो नए मिनिस्टर चुन के आते हैं,
उसको हम कहते हैं पीपल्स वर्डिक्ट, पीपल्स डिसीजन। तो इसलिए वो जो है मानना सबके लिए कंपलसरी है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप सबको समझ में आ गया। किसी को कोई डाउट? एनी डाउट? किसी को कोई डाउट? ठीक है, ओके गुड। That's it for today. Thank you and have a nice day.